Hello friends, this is the third video lecture of Hindu law series. So today we will discuss who is Hindu, who are Hindus as per Hindu Marriage Act. तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हिंदूज कौन है? So it is given in section 2. Section 2 of the Hindu Marriage Act states that which person will be Hindu. So the act will apply to any person who is Hindu by religion. तो सबसे पहले तो वो एक हिंदू बाय रिलीजन हो या फिर वो हिंदुइज्म की किसी भी फॉर्म को या डेवलपमेंट को या सेक्ट को फॉलो करता हो, लाइक वीराशैवा, लिंगायत, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना, आर्य समाज, ये सब डिफरेंट सेक्ट्स फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म में इनमें से किसी को फॉलो करता हो या हिंदू बाय रिलीजन हो. सेकेंड, इट सेज दैट इफ अ पर्सन इज बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन. देखिए ये आपस में डिफरेंट रिलीजन है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इन लोगों को भी हिंदू डीम किया गया है. सो दिस एक्ट विल ऑल्सो अप्लाई ऑन बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन. ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रिलीजन है ये हिंदुइज्म से ही निकले हैं. और सेकेंडली जो भी मैरिजेस हैं, डिवोर्स हैं, उनके जो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो इन रिलीजन्स में भी सेम है. तो इनके जो एक्सेप्शंस होंगे कस्टम्स के, उनको ध्यान में रखते हुए एक्ट में ही उसकी सिचुएशन बनाई हुई है. Therefore, this act HMA will also apply on Buddhist, Jain, Sikh. Okay. Now it will also apply on persons who are not Muslim, Christian, Parsi और Jew. अगर कोई मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है तो उन पे भी अप्लाई होगा. क्यों? क्योंकि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू के लिए तो अपने सेपरेट पर्सनल लॉस हैं, और अगर कोई इनमें से किसी में नहीं आ रहा है देन ही कैन बी टर्म्ड एज हिंदू. ठीक है. if he wants to show that Hindu Marriage Act does not apply to him, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि कोई भी हिंदू का कस्टम या यूसेज से वो कभी भी गवर्न नहीं हुआ है. ठीक है. then only HMA will not apply on him. अब इसमें एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि जो हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है, इनका मतलब क्या है. इसमें इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट चिल्ड्रन ऑफ एनी ऑफ द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख भी इंक्लूडेड होंगे. ठीक है. तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड में, दोनों ही इंक्लूड होंगे. अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं और उनमें से कोई एक illegitimate son है, then Hindu Marriage Act will also apply on him. Now if suppose one of the parent is Hindu and one of the parent is Muslim, then we will see whether the child has been brought up as a Hindu or not. If he has been brought up as a Hindu, then Hindu Marriage Act will apply on him. If not, then it won't. अगर मान लीजिए फादर मुस्लिम है, मदर हस्बैंड है, बट द चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट अप लाइक एन हिंदू, then Hindu Marriage Act will apply on him. Then he will also be called as a Hindu. या फिर कोई पर्सन अगर कन्वर्ट या रिकन्वर्ट है टू हिंदुइज्म, देन ऑल्सो द पर्सन विल बी हिंदुइज्म. रिकन्वर्ट का यहाँ मतलब ये कि पहले वो हिंदू था, फिर किसी और रिलीजन में चेंज हो गया, देन ही अगेन बिकेम हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख. ठीक है. अब इसमें एक और चीज है कि ये एक्ट विल नॉट अप्लाई, like the Hindu Marriage Act will not apply on scheduled tribes. ठीक है. who are given in clause 25 of article 366 of the constitution. क्योंकि ये जो क्लॉज है, जो शेड्यूल ट्राइब्स इन क्लॉज में आर्टिकल 366 में गिवन है, क्लॉज 25 में, उनके अपने यूनिक कस्टम, कल्चर है. तो इसको प्रिजर्व करने के लिए उनके अपने लॉज हैं, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन देम. ओके. अब इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज हिंदू मैरिज एक्ट. जो इसका सेक्शन 1 है वो ये कहता है. सेकेंडली, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया. देखिए पहले क्या था कि एक्सेप्ट स्टेट ऑफ JNK था, बट नाउ इट विल ऑल्सो अप्लाई ऑन JNK आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. सो नाउ इट विल अप्लाई टू होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग JNK. and it also applies to Hindus domiciled in the territories to which this act extend who are outside the said territories. तो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि कोई ऐसा हिंदू जो पहले इंडिया में रहता हो, बाद में वो फॉरेन चला गया हो, तो उसके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा. तो दिस गिव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल jurisdiction to Hindu Marriage Act. So it will also apply on a person who was living in India, who was having
डोमिसाइल ऑफ इंडिया, इवन वो बाहर जाके वहां की सिटीजनशिप भी ले ले बट उसकी प्रॉपर्टी यहाँ है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ है, उसका इंटेंशन है वापस आने का, देन दिस एक्ट विल आल्सो अप्लाई ऑन हिम, ठीक है। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड एक केस है सोंदूर रजनी वर्सेस सोंदूर गोपाल। इस केस में क्या हुआ कि हस्बैंड और वाइफ थे, उनकी मैरिज इंडिया में हुई, हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी मैरिज इंडिया में हुई इन 1989, ठीक है। उसके बाद दे लेफ्ट फॉर स्वीडन, ठीक है, और उन्होंने स्वीडन में ही सिटीजनशिप भी ले ली। देन दे केम बैक इन इंडिया, देन दे वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वो स्वीडन छोड़ के ऑस्ट्रेलिया में आ गए, हस्बैंड ने वहां जॉब ले ली। अब कुछ इन लोगों में कुछ अनबन हुई, वाइफ वापस से बॉम्बे में आ गई एंड शी फाइल्ड फॉर a petition seeking for judicial separation under section 10 of HMA and for custody of minor children and maintenance। तो उसने जुडिशियल सेपरेशन और कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन की पिटीशन फाइल करी। तो इसमें क्वेश्चन ये था, हस्बैंड ने ये बोला कि सिंस he has abandoned the domicile of India and now he has the citizenship of Sweden and he is now domiciled in Australia, therefore this act will not be applicable on him। तो इस बात को कोर्ट ने मना किया, उन्होंने ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी और कहा कि दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन हिम। तो उसने क्या ग्राउंड लिया कि ही वाज द सिटीजन ऑफ स्वीडन एंड ही वाज नॉट डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ठीक है, therefore the family courts are barred, they don't have any jurisdiction, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट वाइफ ने क्या कहा कि डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन तो इंडिया ही था एंड शी नेवर गेव अप एंड अबैंडन्ड दो दे एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ स्वीडन एंड मूव टू ऑस्ट्रेलिया। तो क्या नाम है, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन तो इंडिया ही था और उन्होंने दो सिटीजनशिप ले ली बट दे वर हैविंग अ हाउस, अ प्रॉपर्टी इन इंडिया, सो इट आल्सो शोज दैट दे हैव नॉट अबैंडन्ड द डोमिसाइल ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसने ये भी कहा कि अगर मान लीजिए स्वीडन का हमने किया भी, दैट डज नॉट शो दैट वी इट आल्सो शोज दैट वी हैव abandoned the domicile of Sweden by moving to Australia। तो वाइफ ने ये भी क्लेम किया कि सिंस हम लोग ऑस्ट्रेलिया आ गए थे तो इसका मतलब है कि स्वीडन का जो डोमिसाइल है वो खत्म हो चुका है। और उसने ये भी प्ली लिया कि हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि वंस द मैरिज हैज बीन डन एज पर हिंदू मैरिज एक्ट देन इट कैन सीज टू अप्लाई एट सम लेटर स्टेज। तो इन सारे बातों को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये प्ली दी कि रेसिडेंस कपल्ड विद डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल भी होना चाहिए और रेसिडेंस भी होना चाहिए टू मेंटेन सच पिटीशन ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है। या फिर ये, और ये सेक्शन 19 में गिवन है कि किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा। तो अगर हम ये देखें कि सेक्शन 19 में क्या गिवन है, दिस इज सेक्शन 19, इट सेज दैट every petition under this act shall be presented to a district court within local limits where the marriage has been solemnized, where the respondent at the time of presentation of petition resides, or where the parties to the marriage last resided together। तो since here the wife उसने मुंबई में फाइल किया था, उसका वहां घर भी था, तो वहां पे एक रेसिडेंस भी हो गया और डोमिसाइल ऑफ इंडिया भी हो गया, therefore she is very very legally she can file the petition। तो कोर्ट ने यही बात किया, उन्होंने सेक्शन 19 का इंटरप्रिटेशन दिया इस पे। सो उन्होंने सेक्शन 19 का इंटरप्रिटेशन दिया दैट हर पिटीशन वुड बी मेंटेनेबल एज पर सेक्शन 19 बिकॉज शी इज आल्सो हैविंग अ रेसिडेंस एंड शी इज आल्सो हैविंग अ डोमिसाइल ऑफ इंडिया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि वन कॉम्पिटेंट लॉ विल ऑलवेज बी अ कॉम्पिटेंट लॉ, वंस कॉम्पिटेंट ऑलवेज कॉम्पिटेंट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के ही तहत उनकी शादी हुई थी, सो दिस लॉ विल ऑलवेज अप्लाई ऑन देम। लेटर स्टेजेस में वो बदल नहीं सकते इस लॉ को। सो द कोर्ट सेड clearly that once the parties have selected Hindu Marriage Act as their personal law, they could not abdicate the same at their free will or as per some exigencies of
सिचुएशन। तो आपने एक बार जब हिंदू मैरिज एक्ट चूज कर लिया फॉर मैरिज पर्पस, देन लेटर ऑन you can't choose this. And it will also be very unjust that a party to a marriage can change his entire system of personal law by his or her unilateral decision. अगर ये तो बहुत इजी बात हो जाएगी ना कि and it will make things very vulnerable for wife. तो जिनकी भी शादी इंडिया में हुई एंड दी हस्बैंड मूव टू दी फॉरेन कंट्री, और उसके बाद वो ये बोल दे कि क्योंकि मेरा डोमिसाइल नहीं है या फिर मैंने फॉरेन कंट्री की citizenship ले ली है, so now Hindu marriage act will not apply on him. So this will be a very illogical argument. ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को कोर्ट ने किया कंसिडर एंड दे सेड दैट the wife can maintain the petition for judicial separation. और इसमें ये था कि once you have selected Hindu marriage act you cannot withdraw it at some later stage. और अगर आपको डोमिसाइल दिखानी भी है देन यू हैव टू शो कि आपने पूरा, मान लीजिए आपने इंडिया में सारी प्रॉपर्टी बेच दिया, आपने फॉरेन कंट्री में सिटीजनशिप ले ली और आप वहां हमेशा रहना चाहते हो, आपको इंडिया से कोई मतलब नहीं है, देन ओनली इट कैन बी कंसिडर्ड। इस केस में क्या हुआ, उसने स्वीडन की ली थी पहले सिटीजनशिप, देन ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल्सो दे वर हैविंग सम हाउस इन इंडिया, सो देयरफॉर इस केस में इंडिया का डोमिसाइल है। हैड दे बीन sold off the entire property in India and they would have settled in Sweden, तब हो सकता था मैटर कुछ अलग होता, बट इस केस में डेफिनेटली वो अलग नहीं है एंड इट विल, द हिंदू मैरिज एक्ट विल हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आज के इस वीडियो में वी सॉ दैट हु आर हिंदूज, हिंदूज कौन है, they will be Hindu by religion, they will be Buddhist, Jain, Sikh, or they will be any person who are not Muslim, Christian or Parsi. And then we saw that what does section 1 subsection 2 means, that where this act will apply. So it can also apply to outside India if they were of the domicile of India, उनका कोई भी इंडिया से लिंक है, and if the Hindu marriage act has been used at the time of marriage, then later on also it will be applying even though they have moved for to some different country. So thank you all.